मुझे लगा कि वो हाई सोसाइटी की वॉरिस एक गरीब स्टूडेंट है जिसे अपने साथ रखने के लिए मैं 3 साल तक हर महीने 3000 युआन खर्च करता रहा, जब तक कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ अरेंज मैरिज के लिए घर जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। जाने से पहले मैंने उसे 1000 युआन का एक चेक दिया। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं, मुझे घर जाना है और शादी करनी है। अनपेक्षित रूप से वो लिटिल विक्सन तुरंत गुस्से से भड़क गई। गुशियान आन, तुम मुझे डंप करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने चेक फेंका और जल्दी से घर वापस आ गया, जब तक कि हम 3 दिन बाद एक हाई सोसाइटी पार्टी में दोबारा नहीं मिले। वो होस्ट की सीट के पास ऐसे खड़ी थी जैसे सितारों के बीच घिरा हुआ चांद हो, जबकि मेरे पेरेंट्स लगातार उसके सामने झुक रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। मैं मौके पर ही दंग रह गया। जिस लिटिल सॉन्ग बर्ड को मैंने इतने लंबे समय तक रखा था, वो अचानक एक हाई सोसाइटी प्रिंसेस में कैसे बदल गई? अब तक पार्टी आधी खत्म हो चुकी थी। गेस्ट्स बारी बारी से टोस्ट देने के लिए मेन टेबल पर जा रहे थे। मेरी मंगेतर वेन यू टिंग भी खड़ी हुई और मेरा हाथ थाम लिया। चलो चलते हैं, चलो ओल्ड मास्टर शिया को टोस्ट देते हैं। मेन टेबल लोगों से घिरी हुई थी। ओल्ड मास्टर पहले ही टेबल छोड़ चुके थे। गेस्ट का स्वागत करने के लिए केवल शिया किंग शुअर बची थी। ये देखकर कि आगे के लोगों ने अपना टोस्ट खत्म कर लिया है और चले गए हैं, वेन यू टिंग शालीनता से अपना वाइन ग्लास लेकर शिया किंग शुअर के पास गई। मिस शिया, मैं रोंगचिंग के वैन ग्रुप से वेन यू टिंग हूँ। मैंने काफी समय से आपकी रेपुटेशन के बारे में सुना है। मैं आपको एक टोस्ट देना चाहती हूँ। वेन यू टिंग ने दोनों हाथों से वाइन ग्लास पकड़ा। उसे ऑफर करते हुए वो शिया किंग शुअर का इंतजार कर रही थी कि वो उसके साथ ग्लास टकराए, लेकिन शिया किंग शुअर ने अपना ग्लास उठाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आसपास के सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वेन फैमिली ने शिया फैमिली की इस महान प्रिंसेस को नाराज करने के लिए ऐसा क्या किया है। यहाँ तक कि वेन यू टिंग भी बेहद हैरान थी, क्योंकि आज से पहले वेन ग्रुप और शिया फैमिली का कभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा था। वो शिया किंग शुअर से भी कभी नहीं मिली थी। वेन यू टिंग के चेहरे पर चिंता और कंफ्यूजन के भाव आ गए। मिस शिया, क्या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकती हूँ कि क्या वेन फैमिली ने किसी तरह आपको ठेस पहुंचाई है? लेकिन शिया किंग शुअर अचानक खड़ी हो गई। उसकी नजर वेन यू टिंग के पीछे खड़े आदमी पर जाकर टिकी। उसके एक्सप्रेशन बेहद उदासीन थे। उसकी ठंडी पीली स्किन उसे एक इथरियल और परलौकिक आभा दे रही थी, जैसे वो सांसारिक धूल से अछूता हो, लेकिन उसकी आवाज में भावनाओं की एक हल्की लहर सुनी जा सकती थी। आपको इसके बारे में मिस्टर गू से पूछना होगा। तुरंत सभी की निगाहें वेन यू टिंग के पीछे खड़े आदमी की ओर मुड़ गईं। कई लोगों ने शुरुआत से ही इस सूट पहने आदमी पर ध्यान दिया था। वो किसी ऐसे स्टार जैसा लग रहा था जो सीधे स्क्रीन से उतर कर आया हो। वो चेहरा सचमुच हद से ज्यादा हैंडसम था। अनगिनत जांचती हुई और परखती हुई नजरें एक के बाद एक मुझ पर गिरने लगीं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये औरत यही मेरे लिए चीजें मुश्किल कर देंगी। वेन यू टिंग अब पीछे मुड़ चुकी थी। उसने मुझे एक हड्डी जमा देने वाली नजर से देखा। उसकी आवाज आरोपों से भरी थी। गुशियान आन, जल्दी बताओ कि क्या चल रहा है। वेन यू टिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर अभी किसी ने वार किया हो। वो शिया किंग शुअर को क्यों जानता होगा और उसे नाराज क्यों करेगा? क्या उनके बीच कुछ हो सकता है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया इतनी पुरानी रंजिश रखेंगी। बात बस इतनी थी कि 3 साल पहले बाहर जाते समय मैंने अनजाने में मिस शिया की प्यारी कार पर स्क्रैच मार दिया था। उस समय मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी, इसलिए मैंने बस 1000 युआन छोड़े और अपने रास्ते चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस शिया को ये अभी भी इतनी साफ तरह से याद होगा। एक कोने में फंसे होने के कारण मुझे झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा। मैं बस ये नहीं कह सकता था कि मैं 3 साल तक उसके साथ सोया और फिर कुछ दिन पहले उसे डंप कर दिया। पहले इस तरह मैंने उसे ठेस पहुंचाई थी। क्या मैं ऐसा कह सकता था? ये सुनने के बाद आसपास के सभी लोग समझ गए। वेन यू टिंग ने भी अनजाने में राहत की सांस ली। ये साफ नहीं था कि वो अभी इतनी चिंतित क्यों महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि हमारे बीच कोई शाइनी रिलेशनशिप है। तभी वेन यू टिंग ठंडे स्वर में चिल्लाई, मिस शिया की कार जरूर बेशकीमती होगी। तुम्हारे 1000 युआन एक इंसल्ट है। जल्दी करो और मिस शिया से माफी मांगो। सभी ने मेरे प्रति वेन यू टिंग का एटीट्यूड देखा और आह भरी कि एक घर जमाई की सचमुच कोई डिग्निटी नहीं होती, जिसे भीड़ के बीच इस तरह बेरहमी से डांटा जा रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मैंने अपना ग्लास उठाया और शिया किंग शुअर की ओर चल दिया। 3 साल पहले मेरे पास आंखें थीं, लेकिन मैं माउंट थाई को नहीं देख सका। मैंने आपको ठेस पहुंचाई है। आज यहाँ मैं मिस शिया से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी दरियादिली में इसे मेरे खिलाफ नहीं रखेंगी। ये सुनकर शिया किंग शुअर ने एक मतलब भरी स्माइल दी। सर, क्या आप सिर्फ एक ग्लास वाइन के साथ मिटाने का इरादा रखते हैं? वो फ्रस्ट्रेशन जो मैंने पिछले 3 सालों से अपने दिल में पाल रखी है। मैंने पछतावे का एक्सप्रेशन बनाया और बात जारी रखी। फिर मिस शिया को कैसे शांत किया जा सकता है? शिया किंग शुअर ने टेबल से व्हाइट वाइन की एक बिना खुली बोतल उठाई। एक ग्लास से काम नहीं चलेगा, एक बोतल पर विचार किया जा सकता है। हर कोई मन ही मन आह भर रहा था। ये हाई सोसाइटी की वारिस सचमुच बहुत पेटी है। एक कार के मामूली स्क्रैच पर पूरे 3 साल तक रंजिश रखना। सभी ने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में उसे कभी नाराज नहीं करना है। साथ ही मेरी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसके पास मौजूद किसी व्यक्ति ने पहले ही वाइन डालना शुरू कर दिया था। एक बोतल से 10 ग्लास भर गए जो टेबल पर सफाई से लाइन में लगे थे। शिया किंग शुअर की आंखें मुझे घूर रही थीं। मिस्टर गू, प्लीज। मैं मुस्कुराया। अचानक मुझे लगा कि इस बदकिस्मत 3 साल के बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक बोतल वाइन का इस्तेमाल करना कोई बुरा चॉइस नहीं था। मैं जल्दी से पास गया और एक ग्लास उठा लिया। मिस शिया, आपको अपनी जुबान पर कायम रहना होगा। जब मैं ये वाइन खत्म कर लूंगा तो हमारे बीच का हिसाब चुकता हो जाएगा। आपको वैन ग्रुप के खिलाफ अपने प्रेजुडिस को भी छोड़ना होगा।
शिया किंगशुअर मुस्कुराई और सिर हिलाया। बिल्कुल। उसकी आवाज थोड़ी खुशनुमा लग रही थी। मैंने पीने के लिए ग्लास उठाया ही था कि पास में कोई धीरे से बोला, ये मिस्टर गू वाकई बहुत मैग्नानिमस हैं। मिस्टर गू ये वैन ग्रुप की खातिर कर रहे हैं, जबकि उनकी वाइफ वहां खड़ी पूरी तरह से अनइन्वॉल्व दिख रही है। वो अपने पति को प्रोटेक्ट करना भी नहीं जानती। ये शब्द साफ तौर पर वैन यू टिंग के कानों तक पहुंचे। उसका एक्सप्रेशन बेहद खराब हो गया, एक पल पीला पड़ गया और अगले ही पल शर्म से लाल हो गया। आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा, वो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ पी सकती हूँ। मुझे लगा कि शिया किंगशुअर मना कर देगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसने कैजुअली कहा, मिस वैन वाकई एक अच्छी वाइफ है, आगे बढ़ो, पियो। वैन यू टिंग दुविधा में थी। उसे खुद को संभालना पड़ा और एक बार में व्हाइट वाइन का ग्लास गटक लिया। जैसे ही उसने ग्लास खत्म किया, वैन यू टिंग इसे सहन नहीं कर पाई और ऐसे डगमगाने लगी जैसे वो किसी भी सेकंड गिर जाएगी। मैं किसी से भी बेहतर जानता था कि वैन यू टिंग की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। अभी भी 8 ग्लास बाकी हैं, मुझे उन्हें पीने दो। ये कहने के बाद मैंने टेबल पर रखे ग्लास उठाए और एक के बाद एक उन्हें पी गया। जल्द ही केवल आखिरी ग्लास बचा था। आसपास के सभी लोग बेहद हैरान थे। जो आदमी पी सकते हैं वे दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस तरह से पीना जो इतना सुंदर और करिश्माई हो, वास्तव में अपनी तरह का इकलौता है। पीते समय भी उसका पोस्चर बहुत कंपोज्ड था। उसके अंदर से एक जन्मजात लैंग्विड करिश्मा झलक रहा था। जब मैंने ग्लास नीचे रखा तो आसपास के लोगों ने अचानक अपने आप तालियां बजानी शुरू कर दी। इस बीच मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, बस मेरे गालों पर एक हल्की गुलाबी लाली थी जिसने मुझे और भी अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट बना दिया था। वाइन खत्म हो गई है मिस शिया, अब आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, सही कहा ना? मेरी बातों में स्वाभाविक रूप से एक छुपा हुआ मतलब था। शिया किंगशुअर के एक्सप्रेशन अचानक पहले से भी ज्यादा ठंडे हो गए। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला। मिस्टर गू और मिस वैन सचमुच एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। बोलने के बाद वो मुड़ी और बैठ गई जैसे उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। दूसरे लोग भी टोस्ट देने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। ये छोटा सा इंसिडेंट खत्म मान लिया गया। मैंने वैन यू टिंग की जाने में मदद की और हम अपनी सीट्स पर वापस आ गए। वैन यू टिंग को बहुत अस्वस्थ महसूस हो रहा था। उसका पेट बुरी तरह मथ रहा था, उसे उल्टी होने वाली थी। उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और कमजोर आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूँ। मैं वहां सुध-बुध खोकर बैठा रहा। मेरी नजर अनजाने में मेन टेबल की ओर चली गई। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था, मुझे अचानक अपने सीने पर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। रेड वाइन का एक ग्लास मुझ पर पूरा उड़ेल दिया गया था, जिसके बाद गू हाउमिंग की फेक अपॉलॉजी आई। ओप्स, सॉरी भाई, मैं टोस्ट देने जा रहा था। जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा तो गलती से कारपेट पर मेरा पैर फिसल गया। मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखों में गुस्से की एक चमक थी। गू हाउमिंग ने निश्चित रूप से ये जानबूझकर किया था। इससे पहले जब उसने मुझे मेन टेबल पर अटेंशन पाते देखा, जहां हर कोई मेरे स्पष्ट व्यवहार की बातें और तारीफ कर रहा था, तो वो बस मुझे एम्बैरेस करना चाहता था। बोलने के बाद गू हाउमिंग एक तरफ मुड़ा। मॉम, अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से भाई की शर्ट गंदी कर दी। चिन हुई लान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारे भाई ने बचपन से तुमसे कितनी ही चीजें छीनी हैं। ये तो बस कपड़ों का एक सेट है, वो इसका बुरा नहीं मानेगा। यह कहने के बाद वो गू हाउमिंग को लेकर चली गई। जाते समय गू हाउमिंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और मुझे एक जीत वाली उकसाने वाली स्माइल दी। चिन हुई लान की पीछे हटती पीठ को देखकर मुझे अभी भी अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। अचानक मुझे 3 साल पहले की वो रात याद आई जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आए थे। चिन हुई लान ने मुझे 2 बार जोर से थप्पड़ मारा था। तो तुम उस औरत के बेटे हो? मैंने वास्तव में अपने दुश्मन के बेटे को खजाने की तरह समझा और इतने सालों तक उसे पाला। तुम्हें तो बस मर जाना चाहिए। तुम बस मर क्यों नहीं जाते? 3 साल हो गए हैं। हर बार जब मुझे ये याद आता है, मेरे सीने में आज भी तेज दर्द होता है। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे देखना और फुसफुसाना शुरू कर दिया था। ये तो बहुत ज्यादा है। उस गू हाउमिंग ने साफ तौर पर यह जानबूझकर किया था। और मिसेस गू, वो इतनी बायस्ड कैसे हो सकती हैं? भले ही वो उनका सगा बेटा नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे 20 साल तक पाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो? इस सीन को देखने वाली यंग लेडीज मेरी तरफ से बहुत आक्रोशित महसूस कर रही थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझसे सवाल पूछने और दिलासा देने लगी। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा कि मैं ठीक हूँ। उसी पल ओल्ड मास्टर शिया चलकर पास आए। इस तरह इतनी वाइन से भीगने के बाद आप संभवतः इसे खुद साफ नहीं कर सकते। लिंगर जल्दी करो। मिस्टर गू को चेंज करने के लिए कपड़ों का एक साफ सेट दिलाने ले जाओ। मिस्टर गू, प्लीज मेरे पीछे आइए। मैं आपके लिए कपड़ों का एक नया सेट ढूंढ दूंगी। मैंने ऊपर देखा। जो अभी बोल रही थी वो शिया फैमिली की सेकंड मिस थी, शिया वॉनलिंग। मैंने और मना नहीं किया, तो फिर इसके लिए आपको तकलीफ उठानी होगी। सेकंड मिस। मैं शिया वॉनलिंग के पीछे साइड वाले एलिवेटर की ओर गया और ऊपर चला गया। फिर हम एक लंबे घुमावदार कॉरिडोर से होकर गुजरे। कॉरिडोर का एक हिस्सा ऐसा था जहां से फर्स्ट फ्लोर के पूरे बैंक्वेट हॉल का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता था। जब मैंने मेन टेबल की तरफ देखा तो मैंने नोटिस किया कि शिया किंगशुअर अब वहां नहीं थी। बहुत जल्दी शिया वॉनलिंग ने एक दरवाजा खोला। मिस्टर गू, प्लीज यहाँ एक पल के लिए इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। मैंने थोड़ा सिर हिलाया और कमरे के अंदर कदम रखा। कुछ ही देर बाद शिया वॉनलिंग वापस आई। उसके हाथों में एक बिल्कुल नई व्हाइट शर्ट और ट्राउजर थे। मुझे यकीन नहीं है कि ये साइज आपको फिट आएगा या नहीं। मैंने जवाब में सिर हिलाया। ये ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिया वॉनलिंग मुस्कुराई और कहा, तो फिर मैं अब चलती हूँ। प्लीज कपड़े बदलने के बाद नीचे आ जाइएगा। ये कहकर वो खुशी खुशी उछलते हुए बाहर चली गई
और पीछे से दरवाजा बंद करना नहीं भूली। मैं सोफे की ओर बढ़ा और अपने कपड़े उतारने लगा। जब मैं अभी आधे ही कपड़े उतार पाया था तभी अचानक मुझे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा बिना किसी चेतावनी के अनपेक्षित रूप से धकेल कर खोल दिया गया। मैंने रिफ्लेक्सिवली अपना सिर घुमाया और एक औरत की खूबसूरत क्रिस्टल जैसी ठंडी आंखों से मेरी नजरें मिली। शिया किंग शुअर ने मुझे ठीक अपने सामने कपड़े बदलते हुए देख लिया था। उसकी आंखों में भी हैरानी की एक झलक कौन थी। वो अपने लंबे पैरों से चलते हुए कमरे के अंदर आई और मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने अंदर आने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ देखा तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मिस शिया, शिया किंग शुअर ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने समझाया, मेरी शर्ट पर गलती से रेड वाइन गिर गई थी, इसलिए मैं यहाँ कपड़ों का नया सेट बदलने आया था। शिया किंग शुअर ने मुझ पर एक नजर डाली। क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा कमरा है? मैं थोड़ा दंग रह गया। मुझे सच में नहीं पता था। मिस वॉनलिंग ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने बस इतना कहा था, ये कमरा साल भर खाली रहता है। शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वो गलत नहीं थी। पिछले 3 सालों से मैं स्टार रिवर विला में रह रही हूँ। जैसे ही स्टार रिवर विला का जिक्र आया, माहौल अचानक अजीब तरह से ऑकवर्ड हो गया। हम दोनों की यादें अनजाने में मेरे दिमाग में तैरने लगी। उस विला में हुई हर छोटी बड़ी बात। मेरे गालों पर गुलाबी लाली देखकर उसका मूड काफी सुधरा हुआ लग रहा था। पहले कपड़े बदल लो, हम बाद में बात करेंगे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। मिस शिया ने शायद ये कहावत सुनी होगी, जो अनुचित हो उसे नहीं देखना चाहिए। शिया किंग शुअर चलकर आई और उसी सोफे पर बैठ गई जहां मैंने अपने कपड़े रखे थे। मुझ पर उसकी नजर और भी बोल्ड और बेबाक हो गई। ये औरत जो अभी कैजुअली मुझे टीज कर रही थी वही असली वो थी जिसे मैंने पिछले 3 सालों से साथ रखा था। हमें ये भी याद नहीं था कि हम कितनी बार साथ सोए थे। हमने वो सब कुछ अनगिनत बार देखा था जो देखा जा सकता था। मैंने शांति से अपने हाथ के पुराने कपड़े नीचे रखे और बदलने के लिए सोफे पर रखे नए सेट की ओर हाथ बढ़ाया। उस पल में मेरी परफेक्ट फिजिक और 10 पैक एब्स उसके सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। शिया किंग शुअर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यादें बेरहमी से उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। आखिरकार उसने अपनी पतली बाहें आगे बढ़ाईं और उन्हें मजबूती से मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया। एक पैशनेट और फायरी किस अनपेक्षित रूप से सामने आई। मैंने अब और विरोध नहीं किया। इस औरत की किस कितनी इंचेंटिंग थी, इसका अनुभव मैंने सबसे स्पष्ट रूप से किया था। चूंकि मुझे वैसे भी एक और फ्री टेस्ट मिल रहा था, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। जब हम दोनों पैशनेटली किस कर रहे थे तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने अपने से लिपटी हुई औरत को दूर धकेलने की कोशिश की। कॉल आ रहा है। शिया किंग शुअर ने मेरे फोन को एक तरफ झटक दिया। बस इसे इग्नोर करो। जुनून में खोई हुई एक औरत भला कैसे मुझे इतनी आसानी से जाने देती? जैसे ही वो और आगे बढ़ने वाली थी, मैं मुस्कुराया और कहा, मेरी वाइफ का कॉल है, मुझे इसे उठाना होगा। उस एक सेंटेंस ने तुरंत शिया किंग शुअर का मूड खराब कर दिया। वो मेरे ऊपर से हटी और खड़ी हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाकर फोन उठाया और जवाब दिया, तुम कहाँ भाग गए? जब वेन यू टिंग की आवाज काफी सोबर सुनाई दी तो मैंने शांति से समझाया, मेरी शर्ट पर रेड वाइन गिर गई थी, कपड़े बदलते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। तुम हमेशा इतनी मुसीबत खड़ी करते हो। वेन यू टिंग ने ये एक सेंटेंस कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद मैंने कपड़े पहनना शुरू किया। इस समय पास खड़ी शिया किंग शुअर बोल उठी, गुशियान, हमें बात करने की जरूरत है। कपड़े पहनने के बाद मैं शिया किंग शुअर की ओर मुड़ा। किस बारे में बात करनी है? शिया किंग शुअर ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी ओर देखा। वेन यू टिंग को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। शिया किंग शुअर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने उस पर एक नजर डाली। तुम चाहती हो कि मैं वेन फैमिली के दामाद का अपना स्टेटस छोड़कर तुम्हारा सीक्रेट लवर बन जाऊं? शिया किंग शुअर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या वो घर जमाई वाला स्टेटस सचमुच बनाए रखने के लायक है? मैंने कंफर्मेशन में सिर हिलाया। बिल्कुल, वेन फैमिली शिया फैमिली के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन वेन फैमिली का दामाद होना तुम्हारे नामहीन सीक्रेट लवर होने से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। शिया किंग शुअर अड़ी रही। मेरा इरादा तुम्हें कभी सीक्रेट लवर बनाने का नहीं था। मैंने सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये सवाल सुनते ही शिया किंग शुअर अचानक खामोश हो गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मुझे कोई फर्क न पड़ता हो। मिस शिया, हम बस मजे कर रहे थे और कुछ नहीं। आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? आपने पिछले 3 सालों में बहुत मजे किए हैं और मैंने भी मजे किए हैं। आपने मेरी लापरवाही और बदतमीजी का बुरा नहीं माना और मैं भी आपके धोखे और इस भेष को आपके खिलाफ नहीं रखूंगा। चलिए चीजों को अच्छे मोड़ पर खत्म करते हैं, है ना? मैं सच में इस औरत की मेंटालिटी नहीं समझ पा रहा था। वो साफ तौर पर एक नोबल यंग लेडी थी, फिर भी वो मेरे द्वारा एक थर्ड पार्टी की तरह रखे जाने के लिए तैयार थी। मैं पिछले 3 सालों को याद करने लगा। यह सच है कि मैं अक्सर उसके साथ लापरवाह रहता था। कई बार मैंने उसके कॉल्स उठाने तक की जहमत नहीं उठाई। मैंने उसे काफी बार स्टैंड अप भी किया। कभी कभी जब मैं परेशान होता था तो मैं अपना गुस्सा भी उस पर निकाल देता था। मैंने उसे हमेशा अपनी भावनाओं के एक आउटलेट के रूप में देखा था, एक पालतू जानवर की तरह जिससे मैं अपना मन बहलाता था। जब मन किया बुला लिया, जब मन नहीं किया भगा दिया। अगर मुझे शुरू से उसकी असली पहचान पता होती तो मैं मानता हूँ कि मुझमें इतनी हिम्मत नहीं होती, 10 गुना साहस होने पर भी नहीं। लेकिन फिर भी 3 साल तक उसने अपनी पहचान के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया।
क्या हाई सोसाइटी की वारिसें जन्मजात मैसोचिस्ट होती हैं? शिया किंग शुअर की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। उसकी ठंडी पोर्सलेन व्हाइट स्किन उसे एक गुस्सैल वैम्पायर जैसा बना रही थी, जैसे वो झपटने और मेरी नसें काटकर तुरंत मेरा खून सोखने के लिए तैयार हो। गुशियान, क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो? मैंने थोड़ा सिर हिलाया। बिल्कुल करता हूँ, वरना मैं उससे शादी नहीं करता। शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सीधे मेरी ओर देखा। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसका एक लवर भी है। मैंने उसकी ओर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे ये पता है। शिया किंग शुअर ने जितना सुना वो उतनी ही कंफ्यूज होती गई। तुम्हें पता था? फिर भी तुम उससे प्यार क्यों करते हो? मैंने शांति से समझाया। वो और मैं 10 से ज्यादा सालों से साथ हैं। हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। वो गहरा बॉन्ड ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। इसके अलावा बचपन से ही हमारी सगाई हो गई थी। अगर उस साल वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो मुझे घर जमाई क्यों बनना पड़ता? यही नहीं, वेन फैमिली में हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद अभी वेन यू टिंग और मेरे बीच कोई गलतफहमी है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरे पास वापस आ जाएगी। सच तो ये है कि वेन यू टिंग के लिए मेरे मन में फीलिंग्स बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये कहना मुझे चीजों को हमेशा के लिए सुलझाने में मदद कर सकता था, ताकि ये हाई सोसाइटी की वॉरिस पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दे। उसने मेरी ओर बेहद गुस्से में देखा। तो तुमने अफेयर करने का फैसला किया और मुझे इस तरह रखा? क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ से रिवेंज लेने का सिर्फ एक टूल थी? मैं एक पल के लिए रुका, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, यही सच है। ये कहने के बाद मैंने एक और सफाई दी, लेकिन उस समय मुझे तुम्हारी असली पहचान का कोई आइडिया नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें छूने की हिम्मत कभी नहीं करता। शिया किंग शुअर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी व्यंग्य और विडंबना से भरी थी। सोचो कि पिछले 3 सालों से मैं शिया किंग शुअर किसी और के रिवेंज का टूल मात्र रही हूँ। ओह गुशियान, तुम वाकई कुछ और ही हो। अब उसके एक्सप्रेशन देखकर मेरे दिल में अचानक एक बुरा अंदेशा उठा। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड वो खड़ी हुई और उसने मेरी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। गुशियान, इस दुनिया में आज तक कोई भी मुझे इस्तेमाल करने और फिर फेंकने वाले टूल की तरह ट्रीट नहीं कर पाया है। अगर कोई डंप कर रहा है तो वो मुझे होना चाहिए जो तुम्हें डंप करे। इसके साथ ही शिया किंग शुअर निर्णायक रूप से कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक पल के लिए दंग रह गया, फिर शांति से बाहर निकल आया। उल्टी करने के बाद वेन यू टिंग काफी सोबर लग रही थी। उसने देखा कि मैंने दूसरी आउटफिट पहन ली है, लेकिन उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हुआ था। जब पार्टी आखिरकार खत्म हुई, वेन यू टिंग और मैं साथ में शिया फैमिली के विला से निकले। मैंने कार की खिड़की नीचे की। मेरे दिल में हताशा और बेचैनी का एक अजीब एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी किसी बहुत पावरफुल हस्ती को नाराज कर दिया है। कार के डाउनटाउन एरिया में एंटर करने के बाद वो अचानक एक सबवे एंट्रेंस पर रुक गई। वेन यू टिंग ने अपनी आंखें बंद रखी, मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। गुशियान आन, मैं आज रात बिजी हूँ, इसलिए मैं पुराने घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम खुद कार लेकर वापस चले जाओ। वेन यू टिंग कहाँ जा रही थी? मैं अपने दिल में ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैंने अपनी जगह पहचानी और कार से उतर गया। फिर मैंने वेन फैमिली के पुराने घर जाने के लिए खुद एक टैक्सी ली। जब मेरी सासू माँ ने केवल मुझे वापस लौटते देखा तो वो स्थिति का अंदाजा लगा सकती थी। वो खुद जाकर उसे ढूंढने और घर लाने वाली थी, लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए मॉम, उनका मन अब इस घर में नहीं है। अगर आप उन्हें वापस ले भी आती हैं तो वो बस एक खाली खोल जैसा होगा। बस उन्हें रहने दीजिए। ये कहने के बाद मैं चुपचाप सीधे ऊपर चला गया। मेरी सासू माँ ने मुझे शायद ही कभी इतना सुस्त और निराश देखा था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आज क्या हुआ था। एक हफ्ते बाद आखिरकार वेन यू टिंग घर आई। उस हफ्ते के दौरान मेरी लाइफ हमेशा की तरह चलती रही। बस एक चीज बदल गई थी, मैंने फिर कभी स्टार रिवर विला में कदम नहीं रखा। पहले मैं हफ्ते में 2 या 3 बार वहां जाता था, लेकिन उस कयामत भरी पार्टी के बाद से मैंने शिया किंग शुअर को दोबारा कभी नहीं देखा। क्या उसने सच में मुझे जाने दिया था? दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी। जिस रात वेन यू टिंग वापस आई, मदर वेन डिनर टेबल पर गुस्से से भड़क गई। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी इस फैमिली के लिए कोई जगह है? आज के बाद से अगर तुम फिर कभी पूरी रात बाहर रही तो समझ लेना कि मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। वेन यू टिंग भी थोड़ी सतर्क हो गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, मॉम, मैं अभी वापस आई हूँ। मुझे अभी कंपनी के काम की आदत नहीं हुई है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं खाना और सोना तक भूल गई हूँ। मैं कंपनी में ही सो रही थी। काम की वजह से ही मैं आज वापस आई हूँ। फादर वेन भी बोल पड़े, यह सही है, मैंने सेक्रेटरी झान से पहले ही पूछ लिया था। यू टिंग पिछले 2 दिनों से कंपनी के अपार्टमेंट में ही सो रही है। मदर वेन के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। उन्होंने टॉपिक चेंज किया। क्या काम स्मूथली चल रहा है? वेन यू टिंग ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और ठंडी आह भरते हुए कहा, किसी के आशीर्वाद की वजह से ये बिल्कुल भी स्मूथली नहीं चल रहा है। फादर वेन ने भौहें सिकोड़ी और पूछा कि क्या हुआ। वेन यू टिंग आज बोल उठी, शिया फैमिली के श्वान ग्रुप ने एक पब्लिक बिड ओपन की है, लेकिन हम अकेले थे जिन्हें इन्विटेशन नहीं मिला। ये सब आपके लाडले दामाद की बदौलत है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया। मुझे वो समय याद आया जब मैंने शिया किंग शुअर को श्वान बिल्डिंग से बाहर आते देखा था। उस समय मैंने मजाक में कहा था, डार्लिंग, क्या तुमने जॉब बदल ली? मुझे तब का उसका जवाब याद आया, मैं इस बिल्डिंग की ओनर हूँ। उस समय मैं उस पर हंसा था कि वो ख्याली दुनिया में जी रही है। उसके बाद शिया किंग शुअर समझदारी से मेरी कार में बैठ गई। हम साथ में स्टार रिवर विला गए। हमें साथ आए सिर्फ 2 महीने हुए थे। तब हमारी फीलिंग्स पैशनेट थीं। हमने अपनी रातें आनंद में बिताईं। पता चला कि वो तभी से इस बात का इशारा दे रही थी। मैं उसके जैसी औरत के साथ इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका।
वेन यूटिंग की बात सुनने के बाद मदर वेन तुरंत मेरा बचाव करने के लिए बोली, शियान वेन ग्रुप में काम नहीं करता, इसका उससे क्या लेना देना है। वेन यूटिंग की आवाज कुछ पायदान ऊपर चढ़ गई। इसने उसे 3 साल पहले शिया फैमिली की महान हस्ती को नाराज करने के लिए कहा था और यहां तक कि उसे इंसल्ट करने के लिए 1000 युआन भी फेंके थे। वेन यूटिंग ने ओल्ड मास्टर की बर्थडे बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ था वो सब सुनाया तो डिनर टेबल का माहौल अचानक भयानक रूप से खामोश हो गया। वेन यूटिंग की आंखों में संतुष्टि की एक चमक कौंधी। गुशियान, तुमने ये मुसीबत खड़ी की है, इसलिए तुम खुद इस मेज को साफ करने जाओ। काफी देर बाद आखिरकार ग्रैंडपा वैन बोले, अगर हमें वाकई ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता तो रहने दो। वेन यूटिंग थोड़ी उत्तेजित थी। ग्रैंडपा, क्या आपने मुझसे पहले नहीं कहा था कि ये प्रोजेक्ट वैन फैमिली के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है? ऐसा क्यों है कि जब भी गुशियान इन्वॉल्व होता है आप बस उसे भूल जाने के लिए कहते हैं? क्या वैन फैमिली का सर्वाइवल गुशियान के प्राइड से कम इंपॉर्टेंट है? वेन यूटिंग के दिल की नाराजगी आखिरकार दब नहीं सकी और बाहर निकल आई। आप इतने बायस्ड कैसे हो सकते हैं? गुशियान गू फैमिली का सिर्फ एक फेक यंग मास्टर है। मैं आपकी असली पोती हूँ। यहाँ तक कि गू फैमिली भी अब उसे पहचानना नहीं चाहती। आप अभी भी उसकी परवाह क्यों करते हैं? बूढ़े व्यक्ति का लहजा बेहद निराश लग रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि शियान की आइडेंटिटी क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ कि उसके पैदा होने के बाद मैं उसे गोद में लेने वाला पहला इंसान था। हमारी वेन फैमिली ने उसे दिन ब दिन बड़े होते देखा है। गू फैमिली कुछ पिछली रंजिशों की वजह से उससे नफरत करती है, लेकिन हमारी वेन फैमिली को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि पिछली जनरेशन की रंजिशों का शियान से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का शुरू से अंत तक सिर्फ एक विक्टिम था। यह एक बात है कि तुम महसूस नहीं करती, उसके लिए खेद है, लेकिन क्या तुम सच में उसे कुचलने में दूसरों का साथ देना चाहती हो? वेन यूटिंग ने कुछ देर सुना, फिर वो तुरंत उठी और डाइनिंग टेबल छोड़कर चली गई। उसे अपने दिल में बहुत बुरा लगा। वेन फैमिली गुशियान के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। जब से उसे गू फैमिली के घर में समस्याएं हुई थीं, वेन फैमिली ने हमेशा कभी भी और कहीं भी उसे प्रोटेक्ट किया है। यहाँ तक कि उसे वेन फैमिली में शादी करने के लिए मजबूर करना भी बस उसे रहने की जगह देने और मुसीबतों से बचाने के लिए था। जब वेन यूटिंग चिढ़कर दूर जा रही थी तो वो मुझसे टकरा गई क्योंकि मैं खाना खाने के लिए नीचे आ रहा था। मैंने ग्रैंडफादर वेन की ओर देखा और कहा, ग्रैंडफादर, कल मैं श्वान ग्रुप में मिस शिया से माफी मांगने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से अपनी फैमिली के लिए बिडिंग क्वालिफिकेशन वापस जीत कर लाऊंगा। वेन यूटिंग ठंडी आह भरते हुए बोली, ठीक है, फिर कल श्वान की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखने का इंतजार करो, मुझे निराश मत करना। वेन यूटिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं सफल हो पाऊंगा, क्योंकि उसने शिया फैमिली की उस महान हस्ती की छोटी सोच और बदले की भावना का अनुभव किया था। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो वो ऐसा नहीं कहती। असल में वेन यूटिंग पिछले कुछ दिनों में खुद कई बार वहां गई थी, लेकिन शिया किंग शुअर ने पिछली बार उससे मिलने से साफ मना कर दिया था। उसने यहाँ तक कि सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवा दिया था, जिससे उसे पूरी तरह अपमानित महसूस हुआ। ये सब गुशियान की वजह से हुआ था, इसलिए उसे भी सबके सामने सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाले जाने का स्वाद चखना चाहिए। अगली सुबह जल्दी मैं कार चलाकर श्वान बिल्डिंग पहुंचा। मैंने अपनी कार आउटडोर पार्किंग लॉट में पार्क की। मैंने उस गगनचुंबी इमारत की ओर ऊपर देखा। 2 सुनहरे अक्षर श्वान सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। श्वान बिल्डिंग 3 साल से भी कम समय पहले पूरी हुई थी, लेकिन ये रोंगचिंग में पहले से ही एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुकी थी। मुझे लगा था कि ये किसी नए अमीर टेक मोगुल की कंपनी है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शिया फैमिली के कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच होगी। मैं श्वान की फर्स्ट फ्लोर लॉबी में गया और रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि शिया किंग शुअर का ऑफिस कौन सी फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट ने मुझे शिया किंग शुअर का पूरा नाम लेते सुना और उनके चेहरों के भाव बदल गए। नुकीली ठुड्डी वाली सबसे लंबी लड़की बोल उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस शिया का नाम इतनी आसानी से ले रहे हो। हमारे सीईओ शिया के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे मुंह से लगभग निकलने ही वाला था कि मैं उनका शुगर बेबी था, लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराते हुए समझाया, मैं यहाँ वेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने और मिस शिया के साथ बिजनेस डिस्कस करने आया हूँ। नुकीली ठुड्डी वाली लड़की की आंखों में तिरस्कार की साफ झलक थी। वेन फैमिली वाकई बेरहम है। हनी ट्रैप इस्तेमाल करने का प्लान है क्या? बहुत बुरा हुआ। हमारी सीईओ शिया ने निर्देश दिए हैं, वेन फैमिली के किसी भी व्यक्ति को इस दरवाजे के अंदर आने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही उसने सिक्योरिटी को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि मुझे बाहर ले जाया जाता, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, एक्सक्यूज मी, पहले मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड शांति से पास खड़ा होकर मेरे कॉल करने का इंतजार करने लगा। चारों रिसेप्शनिस्ट आपस में फुसफुसाने लगी, वेन फैमिली वाकई दुष्ट है। वेन फैमिली की सीईओ पहले 4 बार खुद यहाँ आई, लेकिन सीईओ शिया ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। वे वाकई इस हद तक बेताब होंगे कि उन्होंने यहाँ एक हैंडसम लड़के को भेज दिया। मुझे फोन रखते देख रिसेप्शनिस्ट ने बेसब्री से गार्ड्स को ऑर्डर दिया, तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। उसी समय रिसेप्शन डेस्क का फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट ने उस पर एक नजर डाली। पता चला कि ये सीईओ शिया के ऑफिस से कॉल था। श्वान में 3 साल से काम करते हुए उसने कभी भी सीईओ शिया के ऑफिस से कोई कॉल रिसीव नहीं किया था। उसने सावधानी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक मधुर महिला स्वर आया, उसे ऊपर आने दो। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया। उसके भाव तेजी से बदले। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी झटके से उबरी नहीं है। उसके बगल वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा, किसका कॉल था? सीईओ शिया थी। दरअसल शिया किंग शुअर एक बहुत ही प्राइवेट व्यक्ति हैं। वो कभी बाहरी लोगों के इंटरव्यू स्वीकार नहीं करती। बाहरी दुनिया उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानती, लेकिन कंपनी की सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली रिसेप्शनिस्ट होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से सीईओ शिया के बारे में सारी जानकारी रखती थीं। इसलिए बेशक वे लाइन के दूसरी तरफ की आवाज पहचान सकती थीं।
रिसेप्शनिस्ट के मुझे देखने का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका था। सीईओ शिया का ऑफिस 32वीं मंजिल पर है। मैंने थैंक यू कहा और सीधे एलिवेटर की ओर बढ़ गया। एलिवेटर तेजी से 32वीं मंजिल पर रुका। एक लंबे कॉरिडोर को पार करते हुए मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ उठाया और नॉक किया। दरवाजा खोलने वाली महिला ने गोल्ड रिम्ड चश्मा पहना हुआ था। वो बहुत ही एलिगेंट और इंटेलेक्चुअल लग रही थी। उसने अपना परिचय दिया। मैं गाओ चिन हूं, सीईओ शिया की सेक्रेटरी। सीईओ शिया अभी एक मीटिंग में है। मिस्टर गू, आप यहां बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। आपके और सीईओ शिया के बीच जो संबंध है उसे देखते हुए आप इसे अपना ही घर समझें। मैं दंग रह गया। तुरंत ही मेरे कान लाल हो गए। शायद मुझे रिसेप्शन रूम में इंतजार करना चाहिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ऐसा लग रहा था कि इस सेक्रेटरी गाओ को मेरे और शिया किंग शुअर के बीच की हर बात अच्छी तरह पता थी। अगर ऐसा है तो मुझे अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक गिलास पानी पिलाने के बाद सेक्रेटरी गाओ भी ऑफिस से बाहर चली गईं। मैं सोफे पर बैठ गया और कमरे के चारों ओर देखने लगा। ऑफिस बहुत बड़ा था, किसी लग्जरी अपार्टमेंट की तरह। वर्क एरिया के अलावा वहां अन्य फंक्शनल रूम भी थे। मैं मुड़ा और मेरी नजर बड़ी डेस्क पर पड़ी। वहां एक बहुत ही आई कैचिंग क्रिस्टल फोटो फ्रेम था। फोटो में लगभग 4 या 5 साल का एक लड़का था। उसके हाथ में अभी भी एक गाल रेंजर का एक्शन फिगर था। लड़का जोर से मुस्कुरा रहा था और बेहद खुश लग रहा था। फोटो का रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं था। ये कई साल पुरानी फोटो लग रही थी। लड़के का चेहरा भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसके होठों की वो चमकती मुस्कान सुबह की सूरज की किरण जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के दिल के सारे अंधेरे को दूर करने में सक्षम हो। हालांकि मैं फोटो वाले लड़के को नहीं जानता था, लेकिन इस तस्वीर ने मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग दी। जैसे ही मैंने फोटो को करीब से देखने के लिए उठाया, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। दरवाजे पर एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी। शिया किंग शुअर ने मुझे फोटो पकड़े और उसे देखते हुए देख लिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह अंदर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो इंतजार कर रही थी कि मैं क्या पूछूंगा। मैं मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथ में फोटो उठाई। फिर मैंने कैजुअली पूछा, क्या ये आपका बेटा है? शिया किंग शुअर ने अपनी भौहें और भी कस लीं। वह अवाक भाव के साथ चलकर पास आई। उसने फोटो छीनी और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। बेटा, मेरी ऐसी तैसी। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। महान मिस शिया वास्तव में अपशब्द भी बोलती हैं। हालांकि शिया किंग शुअर ने जो अभी कहा उसने मुझे उसके बहुत करीब महसूस कराया, क्योंकि पहले जब हम बात करते थे तो हम हमेशा इसी तरह नेचुरल और बेबाक रहते थे। शिया किंग शुअर की आंखों की चमक अपनी पुरानी ठंडक में लौट आई। तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहते हो? शिया किंग शुअर के शब्दों से एक स्पष्ट संकेत मिल रहा था, दूरी और बेरुखी। असल में पिछले 3 सालों में मैंने इस औरत को कभी इतना ठंडा नहीं देखा था। सच तो ये है कि मेरी यादों में वो हमेशा वार्म, चिपकने वाली और बेहद शर्मीली थी। लेकिन जो शख्स अभी मेरे सामने खड़ा था, वो सिर से पांव तक हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक बिखेर रहा था। महज कुछ दिनों में किसी इंसान का ऑरा इतना कैसे बदल सकता है? तो अभी वाली वो और उन 3 सालों वाली वो, इन दोनों में से उसका असली रूप कौन सा है? मैंने भी हमारे बीच के मामले पर बिजनेस के लहजे में बात करने के लिए खुद को सीरियस किया। क्या हम वेन फैमिली को इस सब में बीच में न लाएं? वे देश की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक हैं। क्या श्वान कम से कम उन्हें बिड करने का एक चांस नहीं दे सकता? शिया किंग शुअर अपनी ऑफिस चेयर पर बैठ गई। उसने कैजुअली डेस्क से एक फाइल उठाई। उसकी आवाज अभी भी उतनी ही उदासीन थी जितनी पहले थी। तो क्या वेन्यू टिंग ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम उन लोगों में से हो जो बिजनेस और पर्सनल मामलों को अलग रख सकते हैं। उसके गोरे और ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी। मिस्टर गू, आपको इस तरह मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज में सबसे अच्छी हूँ वो है जनरलाइजेशन करना और पर्सनल मामलों से बिजनेस खराब करना। मेरी आंखों में बेबसी के भाव आ गए। वेन फैमिली को एक चांस देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? शिया किंग शुअर ने धीरे से अपने पास की खाली जगह को थपथपाया। यहाँ आओ। मैं उसकी ओर बढ़ा और स्वाभाविक रूप से उसके बगल में बैठ गया। शिया किंग शुअर अचानक मुड़ी और मेरी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गई थीं। पहले अनगिनत रातों में हम अक्सर इसी तरह शुरुआत करते थे। उस औरत के मुंह से एक हल्की हंसी निकली। फिर उसने तुरंत मेरी ठुड्डी उठाई और मुझे एक पैशनेट किस दी। मैं पहले कभी इतना आज्ञाकारी नहीं रहा था। पहले हमेशा मैं ही होता था जिसे सुख दिया जाता था, लेकिन आज एक दुर्लभ पल के लिए मेरे मन में इस औरत को मनाने की इच्छा थी। शिया किंग शुअर साफ तौर पर उस पल में खो रही थी, उसकी आंखों में देखते हुए जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। मैं उसके कोमल होठों से दूर हटा और उसके कान के पास झुककर सिडक्टिव लहजे में बोला, वेन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन भेज दो, ओके? शिया किंग शुअर की नजर अचानक गहरी हो गई। उसकी आंखों की गहराइयों में जो धुंध थी वो धीरे धीरे छटती हुई लग रही थी। वो और मैं इतनी देर से किस कर रहे थे और फिर भी मैं अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकता था। शिया किंग शुअर ने धीरे से मेरी ठुड्डी को दबाया। हमारी आंखें मिलीं। उसकी खूबसूरत आंखें इस पल में अविश्वसनीय रूप से साफ थीं। दिन के उजाले में हनी ट्रैप मुझ पर काम नहीं करता। मैंने उसकी ओर देखा। अगर यह काम नहीं करता तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे फालतू में ये शो करवाया। शिया किंग शुअर ऐसा लग रहा था जैसे अपने सीने में गुस्से का एक गोला दबा रही हो। ये आदमी वाकई बेरहम और निर्दयी था। जब उसने देखा कि वो अब किसी काम की नहीं रही तो उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। अभी वह लगभग हार मान चुकी थी तो पता चला कि वो इस समय सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मैंने फिर से बात की, क्या इस मामले का वाकई कोई और रास्ता नहीं है? शिया किंग शुअर ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक कौंधी।
वो अच्छी तरह जानती थी अगर वो अभी सख्ती से मना कर देती तो ये आदमी निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर चला जाता, क्योंकि उसके पास उसके लिए बस इतना ही धैर्य था। ये सोचकर शिया ने कहा, मेरी एक शर्त मान लो तो मैं वैन फैमिली को एक चांस दूंगी। क्या शर्त? वैन फैमिली का घर छोड़ दो और जिंगा विला में शिफ्ट हो जाओ। जिंगा विला मूल रूप से मेरा था, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ब्रेकअप वाले दिन मैंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं तुरंत सहमत हो गया। ठीक है, तो अभी वैन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन भेज दो। मुझे इतनी आसानी से मान जाते देख शिया किंग शुअर की आंखों में शक की एक झलक कौंधी, लेकिन उस समय उसके पास इसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी क्योंकि मैं मान गया था, उसने भी अपना वादा निभाया और वैन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन भेज दिया। दूसरी तरफ वेन्यू टिंग कंपनी में एक मीटिंग में बिजी थी। वैन फैमिली के 10 से ज्यादा करंट प्रोजेक्ट्स में से आधे घाटे में चल रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो इतना बड़ा घाटा था कि अगर वे इस रिसोर्ट प्रोजेक्ट को नहीं जीत पाए तो वैन ग्रुप शायद सच में खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन देश भर की हजारों कंपनियां इस मुनाफे वाले इनाम पर नजर गड़ाए बैठी थीं। अकेले रोंगचिंग में ही सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स थे। विडंबना ये थी कि श्वान ने वैन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन नहीं भेजा था। इस प्रोजेक्ट को जीतना नामुमकिन लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वे सुबह से देर रात तक सिर्फ इसलिए मीटिंग्स कर रहे थे ताकि शिया किंग शुअर का मन बदलने का कोई रास्ता निकाला जा सके। उन्होंने उसकी पर्सनल पसंद पर रिसर्च करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जैसी अमीर यंग लेडी के पास दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वेन्यू टिंग बेहद परेशान महसूस कर रही थी तभी उसकी सेक्रेटरी अचानक लैपटॉप लेकर कमरे में आई। सीईओ। वेन्यू टिंग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखा। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं? सेक्रेटरी ने एक्साइटमेंट में कहा। श्वान ने हमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। वेन्यू टिंग एक पल के लिए जम गई, फिर वो तुरंत एक्साइटेड होकर अपनी जगह से उठी। सच में? मुझे देखने दो। जब वेन्यू टिंग ने जल्दी से ईमेल चेक किया तो वो वाकई श्वान की तरफ से बिडिंग इन्विटेशन था। उसने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत बाद उसका चेहरा शक से भर गया। श्वान ने अचानक इस तरह अपना मन क्यों बदल लिया? तेज दिमाग वाली सेक्रेटरी ने जवाब दिया, शायद मिस शिया सीईओ की सिंसियरिटी से प्रभावित हो गई हों। वेन्यू टिंग सोच में पड़ गई। वो खुद 4 बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने गई थी, लेकिन फिर भी श्वान ने वैन फैमिली को एक भी चांस नहीं दिया था। और आज गुशियान के वहां जाने के तुरंत बाद वैन फैमिली को बिडिंग इन्विटेशन मिल गया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? इस बीच ये देखते हुए कि बिडिंग इन्विटेशन सफलतापूर्वक भेज दिया गया है, मैं भी जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं बहुत तेजी से चला। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, शिया किंग शुअर के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने मेरी वापस लौटती पीठ को पुकारा, मैं आज रात जिंगा विला में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया और सीधे चलता रहा। मेरी जल्दबाजी में जाती हुई आकृति को देखते हुए शिया किंग शुअर को बस इतना महसूस हुआ कि कुछ गलत है। रात के 9 बजे। मैंने अभी पुराने घर में नहाना खत्म ही किया था। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, मुझे शिया किंग शुअर का कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ उस औरत की आवाज साफ तौर पर गुस्से को दबा रही थी। उसकी आवाज डरावनी हद तक ठंडी थी। गुशियान, तुम्हारी मुझे स्टैंड अप करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने हालांकि एक कैजुअल हंसी के साथ जवाब दिया। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शिया किंग शुअर की गुस्से भरी दहाड़ फोन से सुनाई दी। तुमने साफ तौर पर मुझसे वादा किया था कि तुम वैन फैमिली का घर छोड़ दोगे और जिंगा में शिफ्ट हो जाओगे। मेरी शांत और फुर्सत भरी आवाज सुनकर शिया किंग शुअर पूरी तरह से उस सीन की कल्पना कर सकती थी जहां मैं रिलैक्स्ड और स्मग एक्सप्रेशन के साथ फोन पकड़े खड़ा हूं। अभी ये सच है कि मैं वैन फैमिली के घर से जिंगा विला में शिफ्ट होने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कब मूव करूंगा। मेरा प्लान वहां 5 साल में शिफ्ट होने का है। 5 साल? तब तक तो रिसोर्ट प्रोजेक्ट कब का पूरा हो चुका होगा, और तब तक शिया किंग शुअर शायद रोंगचिंग में होगी भी नहीं। फोन के दूसरी तरफ वो औरत इतनी गुस्से में थी कि वो हंस पड़ी। 5 साल? तुम 50 साल क्यों नहीं कह देते? मैं अभी भी एक ब्राइट स्माइल बनाए रखता हूं। क्या कुछ और है सीईओ शिया? अगर नहीं तो मैं अब फोन रख रहा हूं। गुड नाइट। ये कहने के बाद मैंने निर्णायक रूप से फोन काट दिया। जिंगा विला में शिया किंग शुअर 3rd फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। कोरे गुस्से में आकर उसने अपना फोन सीधे नीचे फेंक दिया। गुशियान, तुम वाकई कुछ और ही हो। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि वो इतना बेशर्म हो सकता है। जहां तक मेरी बात है, मैं बेड पर फैला हुआ था, पैर हिलाते हुए एक धुन गुनगुना रहा था। आखिरकार मेरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। रिसोर्ट एक स्पेशल नेशनल प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे एक पब्लिक बिडिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक वैन फैमिली के पास बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हाथ में हैं, सब कुछ ऑफिशियल प्रोसीजर के अनुसार हैंडल किया जाएगा। पूरी प्रोसेस संबंधित अधिकारियों की निगरानी में होती है। श्वान अब वैन फैमिली को बाहर करने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वैन फैमिली फिर भी बिड नहीं जीत पाती है तो ये बस किस्मत का फैसला होगा। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह मैं सुबह टीवी स्टेशन पे था। हालांकि मैं न्यूज एंकर हूं, लेकिन हमारा टीवी स्टेशन एक इंटीग्रेटेड न्यूज प्रोडक्शन मॉडल का इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं सिर्फ एक होस्ट नहीं हूं बल्कि एक रिपोर्टर भी हूं। न्यूज का बहुत सारा मटीरियल मुझे खुद जुटाना पड़ता है। जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा, मैंने कलीग्स को गॉसिप करते सुना। मैंने सुना है कि नया आने वाला लड़का विदेश की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट है और उसने एनबीसी में इंटर्नशिप भी की है। ऐसे रिज्यूमे के साथ वो आसानी से सेंट्रल स्टेशन पर एमसी बन सकता था। वो अचानक इस छोटे से रोंगचिंग टीवी स्टेशन पर क्यों आएगा? उन्हें इस तरह बात करते सुनकर मुझे अचानक लगा कि नंबर 1 मेल एंकर के रूप में मेरी पोजीशन खतरे में है। मेरे कलीग्स ने ऐसे क्रिटिकल समय पर गॉसिप जारी रखी। डिपार्टमेंट हेड के लिए इतने टैलेंटेड किसी को रिक्रूट करने के पीछे जरूर कोई और मोटिव होगा, ये समझ में आता है।
वैसे भी गुशियान के पास क्या टैलेंट है? क्या वो विज्ञापन दाताओं से पैसे